नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लेसन में, नए लाइव क्लासेस में। दोस्तों तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, देन लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को भी टॉपिक पता ही होगा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसे रिवोल्ट भी कहते हैं, म्यूटनी भी कहते हैं, रेवोल्यूशन भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए अड्डा 24/7 जो है वो कंप्लीट बैच लाया है। किसके लिए? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बीपीएससी के लिए भी और जेपीएससी के लिए भी। दोनों ही बैच दोस्तों आपका कब स्टार्ट हो रहा है? 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और टाइमिंग जो होगा 4 to 6 PM। दोस्तों अभी ये जो बैच है वो आप लोग को मिल जाएगा लगभग 2500 रुपये में। एक कोड चल रहा है मैजिक, ठीक है, तो मैजिक कोड अप्लाई करिए, आपका जो कोर्स है ये इतने में मिल जाएगा। ये जो बैच होगा दोस्तों ज़बरदस्त बैच होगा। मैंने आप लोग को बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त बैच होगा। इतना ज़बरदस्त बैच है कि आप लोग को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा कि बीपीएससी के लिए क्या पढ़े, नहीं करे, क्या करना है, नहीं करना है। इसमें हम लोग दोस्तों प्रीलिम्स को तो कवर करेंगे ही, साथ में दोस्तों हम लोग इसमें आप लोग को ये भी बताएंगे कि कैसे जो दोस्तों आप लोग इसमें क्या कर सकते हो कि अपने आप को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की जो क्रांति है इसको हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आता ही आता है, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है और आपको इसी हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके कुछ भी मिस नहीं होगा। तो यहाँ पे गुड इवनिंग वीरेंद्र जी। तो चलिए सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि 1857 की जो क्रांति थी वो अपना क्या था, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। अपने इंडियन हिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों अपने इंडिया का फर्स्ट वाइसराय भी बनता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आता है 1858 में, उसमें जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसे चेंज करके वाइसराय का पोस्ट बना दिया जाता है। तो ये लॉर्ड कैनिंग कौन था? हमारा फर्स्ट वाइसराय था। ये लॉर्ड कैनिंग अपने इंडिया में 1856 में आया था और ये ऑलमोस्ट 1862 तक रहा था। तो मैं आप लोग को 1857 से रिलेटेड फैक्ट बता रहा था कि 1857 जो था दोस्तों इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है अपने इंडियन हिस्ट्री में। और इस टाइम जो इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, उसका नाम था पामस्टन, PARAMSTON, पामस्टन, ये ध्यान में रखिएगा। और जो कंपनी का चीफ जनरल था उसका नाम था जॉर्ज अंसन। कंपनी मतलब क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसका नाम था जॉर्ज अंसन। और इसके बाद जो आया था उसका नाम था कोलिन कैंपबेल, CAMPBELL, कोलिन कैंपबेल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना है। हेलो श्रेया जी, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। दोस्तों 1857 की क्रांति को जो प्लान किया गया वो अपना लंदन में किया गया था। इसका प्लान कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था। ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है। किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों राणा जी बापू थे जो सतारा के अबदस्त शासक, उसके एडवाइजर, दैट मीन्स एडवाइजर ऑफ डिपोज्ड किंग ऑफ सतारा, और एक नाना साहिब के एडवाइजर थे अजमुल्ला खां। इन दोनों ने मिल करके, राणा जी बापू और आपके अजीमुल्ला खान, जो दोनों ने मिल करके 1857 की क्रांति को प्लान किया था। याद रखिएगा। इसका सिंबल पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था, सिंबल जो था दोस्तों वो था लोटस एंड रोटी, ठीक, याद रखिएगा, लोटस और ब्रेड इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें पूछा जाता है, ठीक। अब 1857 की क्रांति जो है दोस्तों ऐसे ही नहीं हो गया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कुछ कहानी भी है। उसमें से एक कहानी में आप लोग को बताता हूँ कि ये अफवाह हुआ कि अब जो कारतूस आ रहे हैं उसमें क्या होगा, गाय की चमड़ी होगा या सुअर का चमड़ी। तो गाय जैसे हिंदू के लिए होली होते हैं पवित्र होता है, ठीक वैसे सुअर जो है मुस्लिम के लिए पवित्र होता है। तो दोनों के लिए बहुत खतरनाक था।
और जो कारतूस होता है उससे दांत से निकाला जाता था। एक चीज़ें ये ध्यान में रखना, एक तो ये कारण हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके पीछे और भी बहुत एक हिस्ट्री रहा है, कारण रहा है बैकग्राउंड में, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वन बाय वन, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या कि न्यू कार्ट्रिज के बारे में जो एक रूमर चल पा रहा था, ठीक, कि न्यू कार्ट्रिज होगा जिसमें आपका क्या होगा, फैट ऑफ काउ एंड पिग होगा। अगर हिंदू के लिए जैसे काउ प्रसिद्ध होता है, वैसे ही जो पिग मीट जो कुरान में क्या दिया गया है, आपका टैबू के रूप में दिया गया है। गुड इवनिंग उमर जी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पीछे मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, कॉजेज बताऊंगा, कॉजेज को थोड़ा मैं समराइज करके बताऊंगा, देन जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कॉजेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि पॉलिटिकल, ठीक है, देन जो है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिकल में भी हम लोग रख सकते हैं। देन जो है दोस्तों हम लोग जो कुछ सोशो रिलीजियस रीजन भी था और इमीडिएट कॉजेज भी थे, तत्कालिक कारण भी था, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछिएगा जरूर, इमीडिएट कॉजेज भी था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल में समझते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा पॉलिटिकल की बातें, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ वन बाय वन, हर एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, आप लोग को पता ही होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि जो यूरोपियन कैसे अपने इंडिया में आए थे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल का, तब मैं आगे बढ़ूंगा इकोनॉमिकल में। तो पॉलिटिकल में आपको क्या याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, तो पॉलिटिकल में दो जो नीति थी अंग्रेजों की, आप लोगों को पता होगा 1600 ईस्वी में आया था ये सारी चीज़ें, है ना। अंग्रेजों की दो नीति थी, एक नीति था आपका सब्सिडरी ऑफ अलायंस, ठीक है, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस कहते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या था आप लोग को पता है कि अंग्रेज जो है दूसरे जो मतलब देसी रियासत होंगे उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, उसके बदले उन्हें क्या देना पड़ेगा, सारा खर्चा देने पड़ेगा अंग्रेजों का, मतलब कि सैनिकों का। तो ये क्या हो गया, सब्सिडरी अलायंस। दूसरा था दोस्तों इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है ऐसा कोई शासक जिसका अपना पुत्र नहीं होगा, उसका अगला रोल किसके पास चला जाएगा, जो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ये याद रखना है आप लोग को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया था, ठीक है, और जो आपका सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली ने दिया था, वेलेस्ली ने दिया था, ये याद रखिएगा। तो ये दो हो गया। सब्सिडी अलायंस जो है दोस्तों वेलेस्ली ने, जो अपने इंडिया में 1798 से 1805 तक अपने इंडिया में रहा था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वैसे कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों अगर देखें कि सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट जो अगर किसने दिया था, तो ड्यूप्ले ने दिया था, फ्रेंच का, ये याद रखिएगा, ड्यूप्ले ने दिया था। लेकिन फादर जो बोला जाता है आपका सब्सिडी अलायंस का, उसे बोला जाता है वेलेस्ली को। लेकिन कॉन्सेप्ट किसने दिया ये पूछे तो ये याद रखना है, ड्यूप्ले ने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या था कि आपको इंटरनल फ्रीडम रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल जो चीज़ें होगी राज्यों का कौन देखेगा, विदेश मतलब कि ब्रिटेन देखेंगे, ठीक। तो पहला स्टेट जो है आपका सब्सिडी अलायंस को अपनाने वाला हैदराबाद था। फर्स्ट स्टेट कौन सा था दोस्तों सब्सिडी अलायंस का, हैदराबाद, 1795 ईस्वी में। और उस टाइम रूलर कौन था, असफ जो है जहां सेकंड, जिसको मीर निजाम अली खां भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गुड इवनिंग शिवानी जी, ठीक। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड जो हुआ था दोस्तों आपका सब्सिडी अलायंस में मैसूर था, और थर्ड जो था वो था तंजौर, ठीक है, तमिलनाडु में। एंड देन उसके बाद 1801 में अवध, देन जो है पेशवा जो है दिसंबर 1801 में ही, 1803 में फिर घोसले, 1804 में सिंधिया, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बातें मैं डिस्कस करता हूँ। डलहौजी ने दिया, जो 1848 से 56 तक इंडिया में था, और इसने दोस्तों एडॉप्टिंग सन का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो पहला स्टेट जो था 1848 में उसने क्या अडॉप्ट किया था, सतारा, तारा फ्रॉम सतारा। सतारा जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो अंग्रेजों ने उसे अपने अंदर ले लिया। फिर 1849 में जयपुर भाबर एरिया जो था उसको, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध। लेकिन अवध को दोस्तों जो आपका अवध याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, उसको इसलिए नहीं लिया था कि वहाँ पे कोई अपना लड़का नहीं था शासक का, इसलिए लिया था अंग्रेजों ने कि बोला कि यहाँ पे करप्ट रूल है, ये ध्यान में रखिएगा,
करप्ट रूल है, इसलिए उसने अंग्रेजों ने अपने अंदर इसे ले लिया था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा एरिया था दोस्तों जिसको ब्रिटिश ने करप्शन के बेसिस पे अपने अंदर लिया था। तो याद रखना है कौन सा होगा दोस्तों, यही होगा। कौन सा मतलब अवध होगा, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने पॉलिटिकल आप लोग को बता दिया, दो चीज़ें, सब्सिडी अलायंस भी और आपका ये कौन सा है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, आर्थिक नीति को वन बाय वन हम लोग ध्यान से देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉलिसी में 3 प्रकार के जो कर नीति जो था उसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों पहला जमींदारी था। इकोनॉमिक में आप लोग को पता ही होगा, जमींदारी व्यवस्था जिसे परमानेंट सिस्टम भी कहा जाता था, ठीक है। और इसमें क्या, इसे जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इसमें लैंड रेवेन्यू जो होता था दोस्तों, उसमें से 11% जमींदार को जाता था, 89% जो है आपका ब्रिटिशर को जाता था। इसमें एक रूल था सनसेट रूल, कितना बताऊंगा मैं। सनसेट रूल का मतलब होता था कि जमींदार को एक निश्चित समय तक जो है या एक निश्चित टाइम तक कर दे देना पड़ता था, नहीं देते थे तो उन्हें फाइन लगता था, ठीक। और दोस्तों इसका जो एरिया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक। तो जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया 1793 में। दैन दूसरा है दोस्तों रैयतबारी, दूसरा है आपका रैयतबारी, याद रखिएगा दोस्तों। जमींदारी व्यवस्था में भी जो किसान मालिक नहीं था जमीन का, और लेकिन रैयतबारी में मालिक जो किसान ही रहता है। इसे 1792 में कैप्टन रीड और प्लस थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। इसमें जो दोस्तों इसका एरिया था 12 महल, दैट मीन्स कि मद्रास का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, बंगाल का एरिया, असम का एरिया और कर्नाटक का एरिया। तो रैयतवाड़ी में मैंने बता दिया। अब आते हैं महलवारी। दोस्तों महलवारी सिस्टम जो था वो 1822 में हॉल्ट मियानजी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? हॉल मियानजी ने। इसका जो एरिया था दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस, दैट मीन्स कि आगरा, अवध, दैन आपका छत्तीसगढ़, पंजाब और कुछ पार्ट जो दक्कन का, ये भी इसका एरिया था, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सोशल रिलीजियस रीजन में। इस सबसे क्या हुआ कि जो किसान थे वो परेशान हो रहे थे, ये ध्यान में आप लोग को रखना है दोस्तों। सोशल रिलीजियस पॉलिसी में जो राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था आपका, ठीक है। दैन उसके बाद जो सती प्रथा हो या उसके बाद बाल विवाह हो, ब्रह्म समाज था, बहुत सारे चीज़ें था। दयानंद सरस्वती जी ने जो स्टार्ट किया था। तो कहने का मतलब है कि सोशल रिफॉर्म्स जो हुआ उससे भी हमें क्या होते चला गया, 1857 के क्रांति का बैकग्राउंड बनता चला गया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जो कार्य था इस सब से जो है एक बैकग्राउंड बनता चला गया, ये मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक। और दोस्तों पॉलिटिकल कॉज में या टेम्प्ररी कॉज में एक ये भी कॉज रख सकते हैं कि नाना साहिब को, ठीक है, कर देने से मना कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने, ये भी एक रीजन था। और अवध को 1856 ईस्वी में जो है आपका माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि करप्शन की वजह से अंग्रेजों ने अपने अंदर ले लिया था, ये याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो आप लोग को एक चीज़ें जो टेम्प्ररी रीजन या इमीडिएट कॉज जो था वो भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि अफवाह जो फैल गया था कि किस वजह से, कारतूस की वजह से, ठीक है। और कुछ मिलिट्री कॉजेज भी था, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इमीडिएट कॉज में दोस्तों एक इनफील्ड राइफल्स, ये ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। कारतूस जो इसमें लगता था। फिर होता क्या दोस्तों, 29 मार्च 1857 को बटालियन हुआ करता था। अभी भी हमारे सेना में बटालियन होते हैं, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे ब्राह्मण मंगल पांडे जी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, बंदूक जो उठा लिया और 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। एक ह्यूसन HUGSESON और एक बाग BAGUH, और तीसरा गोली उन्होंने खुद के ऊपर रोका। लेकिन हुआ क्या, सभी सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया था कि आप नहीं, आप खुद को मत मारो। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि कुछ ही दिनों के बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। किनको? मंगल पांडे को, याद रखिएगा। अब ये जो 1857 की क्रांति है बेसिकली 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। कब? जब 2 सेकेंड रेजिमेंट और 20वीं रेजिमेंट जो मेरठ में थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, गोली चलाने से या इस जो कैट्रिज था उसको लेने से मना कर दिया। तो होता है क्या, उधर भारत के सैनिक प्लान बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्टोरी वाइज बताता हूँ। और
जो भारत के सैनिक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कि 10 मई का दिन होता है, 9 मई का ही रात होती है, भारत के सैनिक जो है वो चल पड़ते हैं। कहाँ चल पड़ते हैं? दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। दिल्ली की ओर जो है आपका बहादुर शाह जफर के दरबार में पहुँचते हैं। बहादुर शाह जफर को जो है दोस्तों आपका शहंशाह हिंदुस्तान भी घोषित कर देते हैं। 11 मई के दिन होती है वो, ठीक। तो बहुत इसका एक लंबा स्टोरी रहा है और वहाँ से क्या होता है आपका 1857 की क्रांति की एक शुरुआत होती है। कॉजेज तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया। अब आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, क्लास डेली होती है, वॉल्यूम एकदम सही है। शिवानी जी आप देखिएगा, ठीक। सर कोई टेक्निकल इशू है क्या? वीडियो नहीं चले, अब चलेगी, रिफ्रेश कर लीजिएगा, वीडियो बफरिंग हो रहा होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, सब कुछ सही चलेगा। अब देखिए पॉलिटिकल कॉजेज जो अगर हम लोग बात करें, हमने डिस्कस ये सारे चीज़ें मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें, सोशल कॉजेज भी बता दिया था, रिलीजियस कॉजेज भी बता दिया, इकोनॉमिक कॉजेज भी बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज भी, उसमें कुछ चीज़ें याद रखिए कि भारत के जो ब्रिटिशर जो थे भारतीय ऑफिसर को कम पैसे देते थे, बड़े को मतलब कि ब्रिटिश के खुद जो ऑफिसर थे उसके ज़्यादा पैसे मिलता था। मिलिट्री में जो है भारत के सूबेदार पोस्ट से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। तो बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। मिलिट्री कॉजेज भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग हाँ, एक था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आया था। इसमें क्या गया था कि भारतीय सैनिक को पहले फ्री में सर्विस मिलता था, उसको वापस ले लिया गया था, तो ये भी एक रीजन बनता है। और मेरठ में क्या होता है, 9 मई 1857 को 85 जो सैनिक थे वो उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, न्यू कार्टेज लेने से मना कर दिया जाता है। और अगले दिन क्या होता है, ये सारे के सारे जो है दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। 10 मई को दिल्ली की ओर पहुँचते हैं, वहीं पर सारी चीज़ें होता है, ठीक है। और 12 मई 1857 को दिल्ली में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, जो आप ऐसे रख लो याद कि 12 मई 1857 को दिल्ली में बहुत सारे लोगों को कस्टडी में ले लिया जाता है, विद्रोही को, और कुछ जो विद्रोही होते हैं बहुत सारे यूरोपियंस को मार भी देते हैं। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल में डाल दिया जाता है, रैगून भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। ये सारे ध्यान में आप लोग को रखना है। और वहाँ पर बहादुर शाह जफर की जो है डेथ हो जाती है 1862 में, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है, इस सारे चीज़ों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ें, जो आप लोग भी ऐसे याद रखिएगा। अवध या लखनऊ का एरिया जिसे लॉर्ड डलहौजी ने दबा दिया, वहाँ पे जो नवाब थे, ठीक है, उसे कलकत्ता में एक्साइल कर दिया गया। लेकिन उनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उनके 11 साल के बेटे थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा था इसको, किसको, अवध में 1857 की क्रांति को, ठीक, ये ध्यान में रखना है। और 4 जून 1857 की जो क्रांति अवध लखनऊ में फैल जाता है, लेकिन मार्च 1858 तक सिटी को फाइनली किसने, अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक। नाउ तो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, आप लोग उसे लिखते चलिएगा। दिल्ली में दोस्तों स्टार्ट होता है 11 मई 1857 को। इंडियन लीडर जो था बहादुर शाह जफर, और ब्रिटिशर के जो दबाने वाले थे जॉन निकोलसन और मेजर हडसन। तो दोस्तों 20 सितंबर 1857 को निकोलसन जो है उस टाइम उसका डेथ हो जाता है, घाव लग गया था। लेकिन उस टाइम होता क्या है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, ये ध्यान में रखना है। लखनऊ में 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है, मैंने अभी आप लोग को बताया ये सारे चीज़ें, ठीक है। और बेगम हजरत महल होती है लीडर, ठीक, ये ध्यान में रखना है। और ब्रिटिशर जो दबाने वाले सर कॉलिन कैम्पबेल होता है, जो 21 मार्च 1858 को क्या करता है, उसे कब्जे में ले लेता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट भी था ये सारे चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताया। नाउ कानपुर देखिए, कानपुर में भी 4 जून 1857 को ये क्रांति स्टार्ट होती है, ठीक है। लीडर हमारे नाना साहिब जी थे। नाना साहिब कौन थे, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपका ब्रिटिश के जो दबाने वाले थे उनका नाम था सर ह्यू व्हीलर, उन्होंने कानपुर में दबा दिया था। तो दोस्तों जो लड़ाई होती है वो चलती है वहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि कानपुर में नाना साहिब लीडर थे, उनके साथ तात्या टोपे भी थे। और होता क्या, बैटल होता है और जनरल सर ह्यू व्हीलर जो है सरेंडर कर देता है 17 जून 1857 को। लेकिन नाना साहिब के साथ फिर दोबारा वो अंग्रेज आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा।
और 6 दिसंबर 1857 को जो जनरल कैंपबेल जो है दोबारा कानपुर को कब्जा कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो झांसी और ग्वालियर की बात करें तो झांसी में भी 4 जून 1857 को ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और वहाँ पर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड का नाम था राजा गंगाधर राव पूछा जाता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और दोस्तों जो 3 अप्रैल 1858 को सर ह्यू रोज जो है वो झांसी को दोबारा अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक। और लक्ष्मीबाई escaped to Kalpi and near Gwalior where Tatya joined her and both marched to Gwalior, and Sir Hugh Rose also marched to Gwalior and captured in June 1858. रानी died fighting bravely, रानी जो लड़ाई करते करते उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बताऊं कुछ और जगह, जैसे बरेली में खान बहादुर खां थे, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह थे, उनके साथ अमर सिंह भी थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार में जो है विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसे दबाया था दिसंबर 1857 में। बनारस में भी ये जो खुद बहुत सारे लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया था। और मौलवी अब्दुल्ला अहमद थे जो बरेली में और जिहाद को लेकर के क्या बोले थे कि जो अंग्रेजों को हराया जा सकता है जिहाद करके ही हराया जा सकता है। जिहाद क्या होता है कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, यह क्या हुआ? सक्सेस नहीं रहा, ये फेल हो गया। और फेलियर के बहुत सारे रीजन थे कि भारतीय सैनिकों के पास मॉडर्न जो है आपका क्या वेपन्स नहीं था, भारतीय सैनिक जो है एक साथ एकजुट नहीं थे, भारत में पूरे जो जगह आंदोलन नहीं फैल पाया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कोई लीडर नहीं था, कहने का मतलब कि बहुत सारे इसके आते हैं। हिंदी में ही बता रहा हूँ ये सारे चीज़ें। अच्छा, इकोनॉमिकल पार्ट में फिर से दोबारा बता दूंगा आपको। चलिए मैं बता देता हूँ, ब्रजेश जी ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिकल पार्ट में मैंने बताया था कि 3 प्रकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी। जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में जो आपके कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, उसमें भी बहुत बड़े शोषण हुआ था हमारे उसके किसानों का। ध्यान दूसरा था दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया था परमानेंट सेटलमेंट बताई दिया जमींदार, हाँ परमानेंट सेटलमेंट बता दिया। ध्यान जो है दोस्तों उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सेकंड देखते हैं जिसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने स्टार्ट किया था, रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें किसान जो है मालिक था जमीन का। देन महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मियांजी ने स्टार्ट किया था। महलवारी में क्या था कि पूरे गांव में से किसी एक को बना दिया जाता था और उसको बोला जाता था कि अब कर दो। कहने मतलब कि ब्रिटिशर की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थे वो शोषणकारी थे, जिससे भारतीय लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो भी एक रीजन बना था 1857 के क्रांति का। और कोई डाउट किस टॉपिक से आता है? इसी टॉपिक सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी बताता हूँ, आप देखिएगा, ये सारे चीज़ें आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आउटकम की अगर बात करें, मैंने बता दिया फेल हो गया, ठीक है। आउटकम क्या हुआ दोस्तों कि जो हम लोग कहते हैं जो रिपोर्ट था उसे बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया। और फिर जो अंग्रेज अपने जो है हम लोग कहते हैं कि अपना पावर जो है अपना सिक्का फिर से जमा लिए। अब कॉजेज क्या था इसका फेलियर का? तो देखिए लोकलाइज था, पुअरली प्लान था, लोग जो सही से प्लान नहीं किए थे। ब्रिटिशर के पास बहुत बेहतर संसाधन था, मैंने बताया था हथियार। रिवोल्ट जो था फ्यूडल था कैरेक्टर में, लीडर्स थे ही नहीं और मिलिट्री स्किल्स था ही नहीं। बहुत सारे जो राजा थे वो इसके साथ जुड़े ही नहीं, वो अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? सहायता कर रहे थे। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन इम्पैक्ट इसका जरूर होता है दोस्तों। इम्पैक्ट होता है कि भारतीय लोगों को अब पता लग गया है कि अंग्रेजों से हमें लड़ाई लड़नी है, और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाग पड़ता है, किसको लेकर के? फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को लेकर के। और इसके बाद बहुत सारे जो है पॉलिटिकल पार्टी की निर्माण होती है, जिसमें से एक क्या है दोस्तों 1885 में हमारे कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी निर्माण होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था दोस्तों उसे समाप्त करके 1858 से जो आपका क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है, राजा रानी का रूल स्टार्ट हो जाता है। और क्वीन जो है लोगों को अधिकार देने की भी बात करती है। इंडियन आर्मी को भी रिकॉग्नाइज किया गया, उनको इसमें सिख, गुरखाज और पठान को जो इसमें डाला गया। मुगल डायनेस्टी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, बहादुर शाह जफर समाप्त हो गया था। और फिर क्वीन का प्रोक्लेमेशन होता है जिसमें इंडियन को भी ज्वाइन किया जाता है प्रशासन में। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड,
बहुत सारी चीज़ें हो पड़ती है। ठीक, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं आप लोगों के साथ और भी अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। 1857 की क्रांति के कुछ नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब समझिएगा कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जो है आपका सिपोई म्यूटनी है। क्या था? सिपोई म्यूटनी, सैनिक विद्रोह। तो ये सब कौन कहते हैं, यही सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। म्यूटनी था। सैनिक विद्रोह में दोस्तों हम लोग देखते हैं तो सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, स्टेनली भी कहते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, एंड आरसी मजूमदार, ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि यह नेशनल स्ट्रगल था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जैसे कि बेंजामिन डिजराली, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, के.एम. पनिक्कर, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव और ताराचंद, ये कहते हैं नेशन स्ट्रगल था, नेशनल स्ट्रगल या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, और भी कुछ व्यूज है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे मेडली है, वो कहते हैं कि ये रेशियल स्ट्रगल है ब्लैक और वाइट के बीच में। ब्लैक मतलब इंडियन, वाइट मतलब अंग्रेज जो थे। और रीस है, वो कहते हैं ये रिलीजियस था, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में। और दोस्तों इंग्लैंड के ही बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि टी.आर. होम्स जो है, ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन के बीच टकराव था। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिश्चियन जो है दोस्तों, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम के जो कॉन्स्पिरेसी था, किसके अगेंस्ट? क्रिश्चियन के अगेंस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें आउटरम जो और टेलर भी यही बात कहती है, हिंदू मुस्लिम का कॉन्स्पिरेसी था, किसके खिलाफ? ईसाइयों के खिलाफ। अब 1857 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको भी ध्यान में आप लोग को रखना है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों पहला बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1859, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1859 किसने लिखा था? ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, MARX। दूसरा है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां जी 1873 में लिखे थे। तीसरा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर जी ने ही लिखा था, इन्होंने ही। दैन है दोस्तों द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखे थे आरसी मजूमदार। और 1857 बुक का ही नाम है, ये लिखे थे SN सेन जो गवर्नमेंट के हिस्टोरियन थे, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो हम दोस्तों 1857 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में बता दिया, हर एक चीज़ें कवर कर दिया जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या जो आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, मैं आप लोग का वेट करता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार शिवम जी, सोनम यादव हेलो, MD सरफराज हाय, दैन रवि कुमार हेलो। तो चलिए बताइएगा, कोई डाउट है अगर आप लोग का तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हो, 1857 से रिलेटेड हो या आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, सो यू कैन आस्क, आप लोग मुझे फटाफट पूछ सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। और पूछिए, और आप जब पूछेंगे तो उसका जो आंसर और रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या है दोस्तों, आपका लाइव सेशन है। ठीक है, और लाइव सेशन है तो लाइव सेशन में मैंने आप लोग को हर एक चीज़ बता दिया 1857 के क्रांति से संबंधित। और अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, मैं आप लोग के जो डाउट्स को लेकर के, कमेंट को लेकर के वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फटाफट जो है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर अगर कोई डाउट होता है तो अक्षित जो है हेलो, तो आप लोग को शायद कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो कभी भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ लीजिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। ठीक है, और उसको इतने अच्छे से समझिएगा, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा भी गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट भी हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 ऐसे ही बैचेज, कंप्लीट बैचेज जो लेकर के आया है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को। तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले अड्डा 24/7 जो .com पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही खुलेगा पेज तो सर्च क्या करना है दोस्तों, उसमें आपको सर्च करना है BPSC। जैसे ही BPSC करिएगा तो आपको आ जाएगा खुल करके डायनेमिक BPSC जो है आपका 2020 बैच,
उसमें डिटेल बैच जो है आप लोग को मिलेगा। यही वाला बैच जो है दोस्तों, ठीक, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये एक बीपीएससी का बैच है कंप्लीट बैच, और ये आपका जेपीएससी का कंप्लीट बैच है, ठीक है। सो दिस क्लास इज फॉर ऑल्सो, ये क्लास आपके CHSL के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी का हो या छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, सभी के लिए, चाहे स्टेट PCS का हो, हमारा यूपीएससी का हो, या आपका जो है बिहार का हो, झारखंड का हो, या कोई वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा। हिंदी में भी लिखता हूँ मैं क्लास में, हिंदी में भी समझाता हूँ हर चीज़, ठीक है। तो आप लोग इस बैच को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही कम दामों पर दोस्तों, बहुत ही कम दामों पर ज़बरदस्त बैच आप लोगों को मिलेगा, ओके। तो दोस्तों हम लोग अभी इस जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा नए लाइव सेशन में। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, और अच्छे से जुड़िए, मतलब कि पूरे जो है क्लास को देखिए, दोस्तों को बताइए, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।